हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस एलटी ग्रेड के सिलेबस में एक यूनिट है आपकी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। ये देखिए यहाँ पे दिया है बाल प्रशिक्षण विधियाँ या चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड। तो इसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना होगा चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। तो ये टॉपिक जो है सबको इजी लगता है और इस टॉपिक को कोई कंप्लीट नहीं करता है, जबकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। बालक के पालन पोषण की विधियाँ या चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। इसमें हम यहाँ से समझते हैं कि माता पिता को क्या चाहिए कि जो बालक का जो पोषण या जो पालन पोषण है वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर माता पिता के द्वारा बालक का पालन पोषण अच्छे तरीके से करा जाएगा तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण मतलब हर क्षेत्र में उसका विकास होगा, जो कि क्या होगा, उसको सहायता प्रदान करता है बालक को। यदि बालक का पालन पोषण भली प्रकार से नहीं किया जाता है माता पिता के द्वारा, तो वो बालक के जो विकास के जो सभी क्षेत्र होते हैं उसमें बालक जो है पिछड़ जाता है, और उसमें क्या होते हैं, बालक में समायोजन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और साथ ही साथ वो बालक हो सकता है समस्यात्मक बालक बन जाए या अपराधी बालक बन जाए। इसलिए बालक का जो पालन पोषण है वो सही तरीके से करना चाहिए, और माता पिता उनके पालन पोषण पर उचित ध्यान दें और उन्हें वे सभी साधन व सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए बच्चों को, जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करें। और बालक के स्वस्थ विकास के लिए ये आवश्यक होता है कि बालक को उचित पालन पोषण जो है किया जाए। यहाँ पे हम समझते हैं कि चाइल्ड रियरिंग पैटर्न्स क्या होता है या बाल पोषण प्रतिमान क्या होता है। तो बाल पोषण प्रतिमान से तात्पर्य उस प्रणाली से है जो बालक के भावी जीवन का आधार बनती है तथा जिसे आधार मानकर माता पिता शिशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब कुछ निश्चित पैटर्न होते हैं, उन्हीं के आधार पर माता पिता उसको फॉलो करते हैं और जो है मैच कराते हैं कि बच्चे का विकास उसी डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बाल पोषण का कोई निश्चित, वैसे तुम कह सकते हैं कि बाल पोषण का कोई निश्चित प्रतिमान नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग प्रतिमान हो सकते हैं। जैसे कि कोई बालक है, उसका विकास समान तरीके से हो रहा है तो वो समान बुद्धि का है, तब तो उसके लिए पालन पोषण का समान तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बालक है वो शारीरिक रूप से असक्षम है, जैसे मंदबुद्धि बालक है या अपराधी बालक है, या हो सकता है कि वो समस्यात्मक बालक है, तो उसके लिए भिन्न पोषण प्रतिमानों की आवश्यकता होगी। तब आपके लिए ये जो नॉर्मल कंडीशन में अप्लाई किया जा रहा है पालन पोषण का सामान्य तरीका, वो यूज़ नहीं किया जाएगा। उसके लिए कुछ भिन्न या विशेष प्रकार के पोषण प्रतिमानों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ये यही बात बता रहा है। नेक्स्ट आपका आता है बाल पोषण के क्षेत्र या एरियाज ऑफ चाइल्ड रियरिंग। तो बालकों के समुचित पालन पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पहला है पोषण देना, फीडिंग है। सेकंड आता है स्तनपान छुड़ाना या वीनिंग है। थर्ड है आपका क्लॉथिंग है, वस्त्र है। फोर्थ है टॉयलेट ट्रेनिंग या मल मूत्र नियंत्रण की शिक्षा। एंड 5 है दांत निकलना या टीथिंग है। तो इसमें फर्स्ट है फीडिंग। तो जन्म के पश्चात पोषण 2 प्रकार से दिया जाता है। एक होता है ब्रेस्ट फीडिंग, दूसरा होता है टॉप फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि जन्म के पश्चात प्रत्येक शिशु के लिए माँ का दूध एक प्राकृतिक व उत्तम पोषण होता है, और माँ के दूध में सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व भी होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोज है, वसा है, खनिज लवण और विटामिन उपयुक्त अनुपात में इसमें सम्मिलित रहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से शिशु की स्वाभाविक वृद्धि में सहायक होते हैं। ये सारे जो तत्व होते हैं क्या करते हैं, ये बच्चों के वृद्धि और विकास में जो है ये सहायक होते हैं। अतः माँ के दूध की पूर्ति कोई भी आहार नहीं कर सकता है। यहाँ पर है कि फीडिंग इंटरवल क्या होता है या दूध पिलाने का अंतराल क्या होता है। तो जन्म के बाद, मतलब जन्म के पश्चात जब बच्चा जन्म होता है तो 10 से 12 घंटे तक तो शिशु को आहार की आवश्यकता नहीं होती है। कितने घंटे तक? 10 से 12 घंटे तक। लेकिन 10 से 12 घंटे के पश्चात उसके बाद उसे आहार के रूप में क्या दिया जाता है? दूध दिया जाता है। तो 10 से 12 घंटे तक तो उसको आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसके पश्चात उसे दूध दिया जाता है। और ये फीडिंग कितने कितने घंटे के अंतराल पर कराई जाती है बच्चों को? तो ये होगी, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हें 4-4 घंटे के अंतराल पर फीडिंग करानी चाहिए। और कितने मिनट में बच्चा जो है भरपेट दूध पी लेता है? तो 7 से 10 मिनट में
7 से 10 मिनट में जो स्वस्थ शिशु होता है वो भरपेट दूध जो है वो पी लेता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रपिंग क्या होता है या डकार दिलाना क्या होता है। तो जब स्तनपान जब कराती हैं माताएं तो शिशु के पेट में जो है वो वायु भी प्रवेश कर जाती है। तो इसी वायु को बाहर निकालने के लिए ये प्रोसेस जो है करा जाता है, जो कि अगर ये वायु पेट में रहती है तो तीव्र पीड़ा उत्पन्न करती है। इसीलिए शिशु के द्वारा स्तनपान के समय ग्रहण की गई वायु को जब तक बाहर नहीं निकाला जाता है, शिशु के पोषण की प्रक्रिया जो है वो अपूर्ण रहती है। नीचे 2 विधियां दी जा रही हैं जिनके द्वारा क्या है शिशु को डकार दिलवाया जाता है और पेट में जो भरी वायु होती है उसे आसानी से बाहर निकाला जाता है। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि शिशु को हाथों से उठाकर अपने कंधे पे लगा लिया जाता है और फिर पीठ पर धीरे धीरे थपकी दी जाती है। फर्स्ट मेथड है। दूसरे मेथड में क्या किया जाता है कि जो शिशु होता है उसको अपनी जांघ पर बैठा लिया जाता है, फिर अपना एक हाथ उसकी पीठ पर व दूसरा हाथ उसके पेट पर रखकर शिशु को आगे पीछे हिलाया डुलाया जाता है। तो इस प्रकार 2 मेथड से जो है डकार दिलाई जाती है बच्चे को। टॉप फीडिंग क्या होती है? टॉप फीडिंग में जैसे कि जो माता होती हैं वो अस्वस्थ हैं या माता जो है कमज़ोर है, तो ऐसी सिचुएशन में टॉप फीडिंग कराई जाती है। टॉप फीडिंग में क्या होता है, भैंस है, बकरी है या पाउडर के दूध के द्वारा बच्चों को पोषित किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किया जा चुका है कि सप्लीमेंट्री फूड बच्चों को कब दिया जाता है या शिशु को कब दिया जाता है। सप्लीमेंट्री फूड या पूरक आहार कब प्रोवाइड किया जाता है? तो ये 6 मंथ की आयु के बाद से जो है बच्चे को पूरक आहार दिया जाता है। जन्म के 6 माह बाद शिशु शरीर की मांग केवल दूध के द्वारा ही पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में शिशु को दूध के साथ साथ पूरक आहार या सप्लीमेंट्री की फूड की आवश्यकता होती है। यदि शिशु स्तनपान करता है तो पूरक आहार 6 माह की आयु के बाद देने प्रारंभ करने चाहिए और यदि शिशु ऊपर का दूध पीता है तो तीसरे माह से ही पूरक भोज्य पदार्थ प्रारंभ कर देना चाहिए। शिशु के लिए दिए जाने वाले पूरक भोज्य पदार्थों को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला है तरल पूरक भोज्य पदार्थ या लिक्विड सप्लीमेंट्री फूड है। सेकंड है अर्ध ठोस पूरक भोज्य पदार्थ सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड है। थर्ड है ठोस पूरक भोज्य पदार्थ या सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड है। तो यहाँ पे इतना डीपली नहीं पूछता एग्जाम में, सिर्फ ये पूछता है कि लिक्विड सप्लीमेंट्री फूड क्या है, सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्री जो फूड है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, या सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड का एग्जाम्पल कौन सा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लिक्विड सप्लीमेंट्री फूड का एग्जाम्पल में आपका आएगा दूध, जल और फलों का रस, यह आपका आ जाएगा लिक्विड में, और सब्जियों का सूप। फिर आता है मछली का तेल। फिर यहाँ पर है सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड में क्या क्या आ जाएगा। सेमी सॉलिड में आपका आ जाएगा, ये है यहाँ पर है, सेमी सॉलिड को ही अर्ध ठोस पूरक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। ये अर्ध ठोस पूरक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत उबले और मसले हुए खाद्य पदार्थ आते हैं, जैसे उबला आलू हो गया, उबली और मसली हुई सब्जियां जो आ गई, मसले हुए फल हैं या आधा उबला हुआ अंडा या साबूदाना, दाल, चावल, खिचड़ी आदि। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जा चुका है कि ये किसके अंतर्गत आएगा। ये सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड है कि सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड है कि लिक्विड सप्लीमेंट्री फूड है। यहाँ पर है सेमी जो है सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड किस एज में देना चाहिए, तो 7 से 8 माह की आयु से सम्मिलित कर देना चाहिए। प्रारंभ में इनकी मात्रा 1-2 चम्मच रखनी चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। फिर यहाँ पर आता है सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड है। शिशुओं को ठोस पूरक भोज्य पदार्थ कब देना चाहिए, तो ये 9 से 10 माह की आयु से देना प्रारंभ कर देना चाहिए। इस समय तक शिशुओं के 1 या 2 दांत निकल आते हैं। तो 1 या 2 दांत कब निकल आते हैं, तो 9 या 10 माह की आयु के जो शिशु होते हैं उनमें 1 या 2 दांत निकल आते हैं। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये बिस्किट है, मठरी है, कड़े फल और सिक्की डबल रोटी आदि सम्मिलित करने चाहिए। इन्हें चबाने से मसूड़ों का व्यायाम होता है, जिससे दांत आसानी से निकल आते हैं। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि कब स्टार्ट करते हैं ये सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड, तो 9 से 10 माह पे है। फिर यहाँ पर क्या है, सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड कब स्टार्ट करते हैं, तो ये 7 से 8 माह पर है। फिर है सप्लीमेंट्री फूड कब से स्टार्ट करते हैं, तो वो था 6 महीने से। एग्जाम में आता है कि वीनिंग या स्तनपान छुड़ाने जो है कब से चाहिए,
तो ये आपका चाहिए 6 से 9 माह के बीच धीरे धीरे स्तनपान छुड़ाने की आदत का विकास करना चाहिए। और पूर्ण रूप से स्तनपान छुड़ाने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। तो ये समय ना पूछ के ये पूछता है कि किस मंथ से स्टार्ट करना चाहिए, तो होगा 6 से लेके 9th मंथ के बीच स्तनपान छुड़ाने का विकास करना चाहिए। स्टार्टिंग में हम लोग फर्स्ट नंबर पे फीडिंग पढ़े थे, जिसमें पोषण देना पढ़े थे। फिर सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़े थे वीनिंग, स्तनपान छुड़ाना हो गया। अब थर्ड हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं ये वाली कि क्लॉथिंग। तो बच्चों को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए, तो उन्हें आरामदायक पहनाने चाहिए, जो कि बच्चों का शरीर कैसा होता है वो कोमल होता है, जिससे बच्चों के शरीर की जो है रक्षा हो सके। और उनको जो है डार्क कलर पहनाने चाहिए। लिखा है रंग बिरंगे वस्त्र शिशुओं को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, तो ऐसे कपड़े देने चाहिए। और जो कपड़े हों वो ढीले ढाले हों, जिससे कि बच्चे उसको आराम से खेल सकें, हाथ पैर को आसानी से चला सकें। वह शिशुओं के जो वस्त्र होते हैं दिखावटीपन नहीं होने चाहिए, अपितु इस प्रकार के होने चाहिए कि शिशुओं को आराम पहुंचाने वाले हों और मौसम के अनुसार होने चाहिए बच्चों के जो वस्त्र होते हैं। टीजीटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था टॉयलेट ट्रेनिंग कि किस माह से टॉयलेट ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो 8वें माह से जो है प्रारंभ करनी चाहिए। तो यहाँ पर है कि विकास के क्रम में बालक पहले मल त्याग की क्रिया पर कंट्रोल सीख लेता है। पहले वो मल त्याग पे कंट्रोल सीख लेता है, फिर उसके बाद जो है टॉयलेट पर वो कंट्रोल सीखता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये उसके स्नाविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। ये आपका आया हुआ था कि 8वें माह से प्रारंभ करनी चाहिए। तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग कंट्रोल की जो शिक्षा होती है उस समय से प्रारंभ कर देनी चाहिए जब बालक बिना किसी सहारे के आसानी से बैठने लगे। जब बिना किसी सहारे के आसानी से बैठने लगता है 8वें माह में, तो उसी समय ये शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर यहाँ पे फ्रॉयड ने अपना मत दिया है कि कब से देनी चाहिए टॉयलेट ट्रेनिंग की। तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो है ये 8वें माह को ना मान के इन्होंने 11 माह की आयु से कहा है कि टॉयलेट ट्रेनिंग देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जितना लेट हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे वो उतनी जल्दी ही वो ट्रेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण जितनी देर से हम शुरू किया जाता है उतनी ही जल्दी पूर्ण भी हो जाता है। तत्समानता यह प्रशिक्षण 11 माह की आयु से प्रारंभ करना चाहिए फ्रॉयड के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे में दांत निकलना कब से स्टार्ट हो जाता है, तो जन्म के पश्चात। अगर एग्जाम में पूछता है कि जन्म के पश्चात कब से दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है, तब आपका आंसर होगा 6 से 8 माह के बीच में शिशु के दांत जो है निकलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर पूछेगा कि बालक के दांतों के विकास की नींव कब से बन जाती है, मतलब कि कब से नींव पड़ जाती है, तब आपका आएगा प्री नेटल डेवलपमेंट में, जो है नहीं ओवम एम्ब्रियो फीटस 3 स्टेज पढ़े हैं ना। प्रेगनेंसी के टाइम की जो गर्भकालीन अवस्था होती है ओवम एम्ब्रियो फीटस, वो स्टेज में, तो ये 3रे माह में ही पड़ जाती है। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पर 3रे माह में इसकी नींव पड़ जाती है। तो अगर पूछेगा कि आपसे जन्म के पश्चात की बात करेगा, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की बात हो रही होगी, तब आपका आंसर होगा 6 से 8 माह। और अगर प्री नेटल डेवलपमेंट के टाइम की बात हो रही है, यहाँ पर ओवम एम्ब्रियो फीटस स्टेजेस की के समय की बात हो रही है, तब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि जो है दांतों के विकास की नींव तो गर्भकालीन अवस्था में 3रे माह से ही पड़ जाती है, किंतु वे पूरी तरह से परिपक्व होकर जन्म के पश्चात 6 से 7 माह के बाद ही मसूड़ों से बाहर निकलते हैं। तो नींव तो इसकी कब पड़ जा रही है, 3रे माह से ही पड़ जा रही है, लेकिन ये बाहर कब आ रहे हैं, तो ये बाहर जो है मसूड़ों के बाहर 6 से 7 माह के बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके पश्चात आते हैं। ये भी पूछा जाता है कि 2.5 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लगभग कितने दांत निकल आते हैं, तो 2.5 में देखिए 2 है फिर हाफ है, तो यहाँ पर ये 2 है और आप 0, तो 2 में यहाँ पे मैच करा लीजिएगा कि 2.5 है यहाँ पर, तो 2 होगा फिर 0 हो जाएगा। तो 20 दांत जो है निकल आते हैं 2.5 वर्ष की उसमें। फिर आता है स्थायी दांत कब निकलना प्रारंभ होते हैं, तो स्थायी दांत जो होते हैं वो 6 वर्ष की उम्र से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 6 से 7 वर्ष की उम्र में 1 या 2 स्थायी दांत निकल आते हैं। तो ये नहीं पूछता, ये हो सकता है स्थायी दांत जो है कब से निकलना प्रारंभ होते हैं, तो 6 वर्ष में। फिर आता है जो अकल दांत कहते हैं या दाढ़ें जिसे कहते हैं, वो कब निकलती है, तो लिखा है 25 वर्ष की उम्र तक दाढ़ें भी निकल आती हैं। तो यहाँ पर ये है। और टोटल स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 30 से 32 तक होती है। स्थायी दांत अस्थायी दांतों में आकार में जो है बड़े होते हैं। जो स्थायी दांत होते हैं वो अस्थायी दांतों से आकार में बड़े होते हैं। यहाँ पर है
दांत निकलने का क्रम क्या है? अस्थायी दांत की यहाँ पर बात हो रही है, टेम्परेरी टीथ की बात हो रही है। निकलने का टाइमिंग क्या है? दांतों की संख्या क्या है? इनका नाम क्या है? फिर ये सारे हैं आपके, इसको हम ट्रिक से याद करते हैं तो ईजी हम लोग को ये लर्न हो जाएंगे। इसे याद करने के लिए सबसे पहले टेम्परेरी टीथ या अस्थायी दांत कितने होते हैं और किस साइड होते हैं, तो इसके लिए आप एक सबसे पहले ट्रिक कि आप इसको जो है ऐसे याद कर लीजिए कि 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो यहाँ पर कितनी बार 4 आया है? 4 4 दो बार आया है तो 4 4 कर लिया। तो पहला क्या था? 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 4 4 दो बार आया तो फिर हमने ऐसे लिख लिया। तो फिर आप पहले आप ऐसे लिख लीजिएगा। फिर इसको याद रखिएगा कि इंसीजर यहाँ पे भी है, फिर इंसीजर, फिर ये भी इंसीजर है, पर इसमें आपको क्या लगाना है? लेटरल लगाना है, क्योंकि ये लेट मतलब पीछे की तरफ रहते हैं ना, तो लेट हो गया। प्री मतलब पहले, लेट मतलब पीछे की तरफ, पश्च छेदक इन्हें कहते हैं। ये हो गया। फिर आपको यहाँ पर भी 2 की टेबल ही करनी है। देखिए 6 और 8 के बीच में क्या है? 2 की गैपिंग है, 2 है। फिर 8 और 12 के बीच में, 8 को 12 तक आने में कितने स्टेप करना पड़ेगा? 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 4 स्टेप पे जाना पड़ेगा। फिर 12 से उसको 18 में पहुंचने के लिए 12 के बाद 13 है, फिर 14, 15, 16, 17, 18, तो 6। तो यहाँ पर भी देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो यहाँ पर भी आपको ये, फिर यहाँ पर भी आपको 2 की टेबल यहाँ पे भी पढ़नी पड़ेगी। 18 के बाद देखिए 19, 20, तो 2 1s are 2, फिर यहाँ पे 2 2s are 4, 20 से 24 पे आने पे 4 स्टेप, फिर यहाँ पर आने पे 6 स्टेप। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 3s are 6। इस तरह से आपको 2 की टेबल ही ये हर तरफ आपको याद रखनी है। और यहाँ पर क्या था आपका? 3 बार जो है इंसीजर 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 लिखना है, फिर यहाँ पे लेट लगा देना है, यहाँ पे लेटरल इंसीजर हो जाएगा। इस तरह आपको ये याद हो जाएगा। फिर ये आपका ये है प्री मोलर, प्री मोलर। तो मोलर में आपका यहाँ पर क्या है? आपका प्री मोलर है और फिर यहाँ पे सेकंड मोलर है। प्री मोलर फिर सेकंड मोलर, बीच में कार है, कार याद रखिएगा, बीच में कार है। प्री मोलर और सेकंड मोलर के बीच में क्या है? कार है। तो एक बार फिर से इसे याद करते हैं, इंसीजर इंसीजर, फिर लेट लगा के इंसीजर लिखना है हमें, फिर प्री मोलर है, फिर कार है, फिर सेकंड मोलर है। ठीक है। फिर यहाँ पर आपका क्या है कि 12 से लेके 18 माह तक यहाँ पर आपके ये 4 से लेके 2 जो है 6 दांत जो है यहाँ पर विकसित होते हैं। तो यहाँ पर एक बार आप फिर से रिपीट कर लीजिए, 2 4 2 4 4 4, जो कि 4 4 दो बार आया था टेबल में। फिर यहाँ पर भी है 2 की टेबल है, 2 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, फिर यहाँ पे भी वही रिपीट हुआ है। फिर यहाँ पे आप याद करिए इंसीजर इंसीजर इंसीजर, 3 बार इंसीजर है, फिर यहाँ पर जो है लेट लगा दिया गया है, और फिर प्री मोलर और सेकंड मोलर के बीच में कार वर्ड आया है। प्री मोलर और सेकंड मोलर के बीच में कार आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।